स्कूल मैनेजमेंट का अपन का आधा कोर्स लगभग कंप्लीट हो चुका है। आज अपन जो पिछला पेपर था यानी 11 अक्टूबर 2022 का, उसमें शैक्षिक प्रबंधन से जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनका हम सॉल्यूशन करेंगे। और आज के इस वीडियो से कईयों का भ्रम भी निकल जाएगा, क्योंकि कईयों को ऐसा लगता है कि अपन जो पढ़ रहे हैं या इतना पढ़ रहे हैं तो इतना सफिशियंट है क्या। तो पहले तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि आपके फर्स्ट पेपर में पोर्शन बहुत सारे डाल रखे हैं। हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है, शैक्षिक प्रबंधन भी है, राजस्थान जी की है, हिस्ट्री है, बहुत सारे पोर्शन डाल रखे हैं। और किसी भी सिलेबस में इतने सारे पोर्शन जब होते हैं तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। आप पढ़ने को पीएचडी कर सकते हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको बताते हैं कि इस टॉपिक में आपको इतना सफिशियंट है। और शैक्षिक प्रबंधन तो लिमिटेशन है इसकी। तो आप वेबसाइट जो है उसकी ऑथेंटिक सलाह दर्पण है उससे आंकड़े लीजिए और वहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं। तो जो चीज़ें मैं करवा रहा हूँ, नोट्स बनवा रहा हूँ, डेफिनेटली उस पर भरोसा रखिए। बाकी देखिए कहीं से भी पढ़ सकते हैं, आपकी मर्जी खुद की रहेगी। तो देखिए आज के इस पेपर में जो पहला प्रश्न पूछा गया था वो था शैक्षिक प्रबंधन के कार्यों से लेकर। अपन शैक्षिक प्रबंधन की इसकी भूमिका, जब इसका मूल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो उसमें हेनरी फ्योल, लुथर गोलेक, इनके कार्य पढ़ेंगे। तो इसमें क्या पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा हेनरी फ्योल द्वारा दिए गए प्रबंधन के कार्यों में से शामिल नहीं है। देखिए हेनरी फ्योल ने 5 कार्य बताए थे, और इसकी जब मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि पीओ किसमें, सीसी में कितनी बार, 3 बार सीसी है ना। कंट्रोल खो बैठो, इतना पियोगे तो कंट्रोल खो ही बैठोगे। तो कंट्रोल यानी सी लास्ट जो था उसमें कंट्रोल था। कंट्रोल का मतलब नियंत्रण होता है। पी से प्लानिंग था यानी नियोजन, ये तो इसमें मिल रहा है। हेनरी फ्योल की बात कर रहे हैं तो ये तो इसमें मिल रहा है। ओ से ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन, ये भी है आपका। सी से आपका कमांड था, निर्देश देना। और सी से आपका कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय, ये भी है। इसका मतलब ये बजट निर्माण, ये नहीं है आपका बजट निर्माण वाला। और ये किसका था, आपको याद आ रहा, आपने पहले पढ़ा है, तो ये लुथर गुलिक का था। लुथर गुलिक ने ये बताए थे 7 प्रकार कार्य के, जिसमें लास्ट में बी जो था उस बी का मतलब ही बजट था। तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा डेप्थ में ये क्वेश्चन नहीं था। अपन जब इसके मूल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो बहुत आसान प्रश्न था, विश्वास करके चलिए। जो क्लास में दे रहा हूँ उस पर काम कीजिए, नोट्स बनाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल कीजिए, उससे बेहतर आपके लिए कुछ भी नहीं। दूसरा देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित नहीं है। अब देखिए इसमें पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का नाम नहीं दे रखा, तो इसमें तो अपन के जो कार्य हैं वो हम देखेंगे किससे संबंधित, शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित। तो देखिए पहला है विद्यालय का संगठन। तो बिल्कुल विद्यालय का जो एक संगठन होता है, किस प्रकार से हमें कार्य करना है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत रहती हैं। और वैसे भी ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ते हैं तो ये तो आता है। इसके बाद देखिए गतिविधियों की योजना, यानी जो हम एक्टिविटीज़ करा रहे हैं तो उसकी एक प्लानिंग होनी चाहिए, तो ये प्लानिंग वाला भी हम पढ़ते हैं, किसी भी रूप में पढ़ते हैं वो। तीसरा है प्रणाली नियंत्रण, कंट्रोल जरूरी है। अब कंट्रोल भी आता है लुथर गुलिक वाले इसमें। इसमें आपका अपन जो हेनरी फ्योल का पढ़ा था उसमें लास्ट में कंट्रोल ही था सी का। तो देखिए ये तीनों सही है। तो यहाँ पे बहुत आसान प्रश्न था, ए बी और सी तीनों हो जाएंगे। तो ऑप्शन यहाँ पे चौथा जो ऑप्शन था वो बिल्कुल सही था, बहुत आसान प्रश्न था। इसके बाद देखिएगा तीसरा प्रश्न, ये भी आपके लीडरशिप वाला टॉपिक डाल रखा है। तो इसमें क्या है, तीसरा प्रश्न ये था कि नेतृत्व शैली को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, यानी जो लीडरशिप करता है वो किससे प्रभावित होता है। पहला है देखिए नेता का व्यक्तित्व है, बिल्कुल किस प्रकार से वो व्यक्तित्व रखता है तो वो कहीं ना कहीं वो इफेक्ट तो डालेगा, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए समूह है सदस्यों का व्यक्तित्व है। अब जैसे लीडरशिप कर रहा है तो वो समूह में रहता है, तो समूह की जितनी भी चर्चाएं होती हैं, वार्तालाप होती हैं, उनका सबकी जो अलग अलग पर्सनैलिटी है वो भी कहीं ना कहीं जो है प्रभावित करती है, बात सही है। तीसरा है कार्य की प्रकृति, कार्य किस प्रकार का है ना, ये भी प्रभावित करता है। और परिवेश की प्रवृत्ति यानी वातावरण जो है वो भी कहीं ना कहीं, ये सारी चीज़ें जो है एक लीडरशिप करने वाले को प्रभावित करती हैं। तो बिल्कुल इसमें क्या रहेगा, प्रभावित करने वाले कारक पूछे थे तो चारों सही है, ए बी सी डी, यानी आपका हो जाएगा ए बी सी डी। ये 3 क्वेश्चन तो आपका जो शैक्षिक प्रबंधन का जो मूल ढांचा है उससे पूछे गए थे, जो हम आगे करेंगे। अब जो प्रश्न पूछे गए थे वो आपके सिनेरियो वाले पोर्शन में से, आपकी जो संस्थाएं दे रखी हैं उनमें से। जैसे इसमें पहला प्रश्न था, यानी चौथा प्रश्न जो पूछा गया था वो ये था कि RSCERT का विस्तारित रूप क्या है। उदयपुर वाली जो संस्था है उसका विस्तारित रूप पूछा था, ये मैंने आपको अच्छे से बढ़ा दिया है पहले वाले वीडियो में। तो क्या था, राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये था इसका। यहाँ पे मैंने आपको याद भी करवाया था, वो ऑप्शन में 4 डालेगा, ऑप्शन में कुछ और डालेगा, लेकिन आपको ऑफ याद रखना है, और यही इसका जवाब सही था। और कहीं ना कहीं ऑप्शन में आप 4 को भी देख लो, ये रहा 4, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है, 4 ऑफ में कन्फ्यूज करवा रहा है। तो बहुत आसान प्रश्न था, आराम से आप इसको कर सकते थे। ये देखिए ये भी मैंने आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करवा दिया, अच्छे से नोट्स बनवा दिए हैं। और इसमें बहुत आसान प्रश्न पूछा कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, और मैंने आपको अच्छे से करवाया था। सदस्यों का कार्यकाल जो होता है पदेन सदस्यों को छोड़कर 3 वर्ष होता है, और सीधा ऑप्शन था आपका ऑप्शन नंबर 2, कहीं जाने की जरूरत नहीं थी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अच्छे से ऑथेंटिक मैंने आपको चीज़ें दी हैं, प्ले लिस्ट में मौजूद हैं, क्लास से देखिएगा आपके जच्चे। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका
क्वेश्चन संख्या 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा डाइट का उद्देश्य नहीं है। डाइट का उद्देश्य नहीं है, अच्छे से मैंने डाइट आपको क्लियर करवाया था। पहला है देखिए प्रारंभिक शिक्षा के सेवारत शिक्षकों को प्रशिक्षण का आयोजन करना, बिल्कुल सही बात है, मैंने लिखवाई थी आपको। दूसरा है देखिए स्कूलों में दीक्षा राइज कार्यक्रम का संचालन करना, अभी 2 दिन पहले आपको दीक्षा राइज करवाया था, और दीक्षा राइज में मैंने आपको एक पॉइंट लिखाया था, याद हो आपको, एनसीटी के सहयोग से यह बना था, लेकिन इसका जो संचालन है, इसका जो क्रियान्वयन है, वो उदयपुर वाली जो संस्था है उसका ईटी विभाग जो अजमेर में है वो कार्य करता है। लेकिन यहाँ तो ये लिख रहा है कि दीक्षा राइज जो है उसका संचालन डाइट करती है, ये बात गलत है, डाइट नहीं करती है साहब। तो यहाँ पे देखिए गलत पूछा था, नहीं वाला पूछा था, तो यहाँ पे सीधा आपका ऑप्शन था ये वाला, अच्छे से लिखवाया था मैंने, अच्छे से नोट्स बना लीजिए, ये काम आएंगे 100%। जब वैकेंसी आएगी ना, बहुत मतलब भीड़ ऐसे घूमेगी कि यार सिलेबस कहाँ से पढ़ें, जब आपको सारी चीज़ें मिल रही है तब आपको भरोसा नहीं है। और कह रहा हूँ, आज कह रहा हूँ, लास्ट टाइम आपको ये चीज़ें कहीं नहीं मिलेंगी इतनी शॉर्ट के अंदर, फिर घूमोगे इधर उधर। आज से ही नोट्स बनाए। क्रियात्मक अनुसंधान कार्यक्रम संचालित करना, ठीक है, डाइट का काम है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी और कार्य अनुभव के कार्यशालाओं का आयोजन, ये इसके विभाग हैं जो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे कौन सा उद्देश्य नहीं है आपका, दूसरा उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट देखिए दीक्षा राइज कह रहा है कि राइज दीक्षा यानी दीक्षा राइज पोर्टल में राइज का फुल फॉर्म क्या है। जो आपका राइज है उसका फुल फॉर्म आपसे पूछा है। तो मैंने कहा था दीक्षा केंद्र सरकार, और उसी की तर्ज पे राजस्थान वालों ने क्या बना दिया, राजस्थान आपका राइज, दीक्षा राइज। तो इसमें आर का मतलब क्या था, राजस्थान। राजस्थान इसका देखिए पहला ऑप्शन देखिए, राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। मैंने कहा था लास्ट में ई से एजुकेशन मत कर देना, एजुकेटर्स होगा। इनिशिएटिव बिल्कुल नहीं है, इंटरफेस हो सकता है लेकिन यहाँ पे ऑफ नहीं होगा, यहाँ 4 होगा। राजस्थान RISE राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। तो यहाँ पे मैंने कहा था, आपको याद करवाया था कि स्माइल का यदि पूछे, राइज का यदि पूछे, तो वहाँ पे इंटरफेस याद रखना है। स्माइल में भी आई आ रहा है, तो दोनों को लिंक करके याद करना है, बाकी किसी में इंटरफेस नहीं आएगा। स्माइल यानी देखिए, स्माइल में तो बहुत आसान वे में याद कर सकते हैं। स्माइल यानी चेहरा कैसा होना चाहिए, स्माइल जैसा होना चाहिए, है ना, स्माइल करता हुआ रहना चाहिए। तो फेस पे क्या होना चाहिए, स्माइल आनी चाहिए। तो ऐसे भी याद कर सकते थे, राइज में भी इंटरफेस रहे। नेक्स्ट देखिए, स्माइल का जो प्रश्न पूछा गया था वो ये था कि राजस्थान सरकार द्वारा सर्वप्रथम स्माइल कार्यक्रम कब से शुरू किया गया। तो ये 13 अक्टूबर 2020 से, 13 अक्टूबर 2020 से स्माइल का कार्यक्रम मैंने पूरा अच्छे से आपको करवा दिया। स्माइल 1.0, 2.0, 3.0 सारे करवा दिए, देख लेना। और इसके बाद लास्ट के 2 प्रश्न जो आपके RT एक्ट जो प्रोविजन है 2009 का वो डाल रखा है। तो इसमें देखिए RT अधिनियम 2009 की धारा 25 किससे संबंधित है। तो 25 धारा सब लोग जानते हैं, ग्रेड 3 में भी आपने बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं कि ये आपके छात्र शिक्षक अनुपात की बात करता है। तो यहाँ पे तीसरा विकल्प बिल्कुल सही था। SDP वाला नहीं होगा, ये तो 22 में था। कठिनाइयों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार की शक्ति, ये नहीं है। राष्ट्रीय सलाहकार समिति, ये आगे की बात है, 30 के बाद आती है। तो छात्र शिक्षक अनुपात ये बिल्कुल सही, RT 2009 की धारा 25 में छात्र शिक्षक का अनुपात दे रखा है। और इसी से मिलता जुलता आपका क्वेश्चन 10वां यानी लास्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि पहली से 5वीं कक्षा के लिए यदि एक कक्षा में 61 से 90 के बीच छात्र हैं तो RT अधिनियम 2009 के अनुसार कितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी। तो 30 से 60 तक जो था वो 2 विद्यार्थी थे, और 61 से 90 तक के बीच 3 विद्यार्थी, यानी आपका 3 शिक्षक। तो यहाँ पे आपका तीसरा विकल्प जो है वो बिल्कुल सही था। और मैंने आपको पढ़ाया जब था तो बताया था 150 प्लस यदि L1 में होते हैं तो एक HM की भी ज़रूरत हो जाती है। तो ये हम फिर से भी RT 2009 पूरा कंप्लीट में पढ़ाऊंगा। बाकी ये चीज़ें आप ग्रेड 3 में भी पढ़ के आए हैं, यानी 61 से 90 के बीच यदि विद्यार्थी हैं तो शिक्षकों की संख्या वहाँ पे 3 होगी। तो ये आज आपके जो 11 अक्टूबर 2022 का जो पेपर था उसमें शैक्षिक प्रबंधन से कुल 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। और मैं ये कहता हूँ कि ये 10 प्रश्न नहीं है, ये आपको लीड करने वाले 10 प्रश्न हैं। बहुत आसान प्रश्न है, सबसे कम टाइम में इसको आप मजबूत कर सकते हो। बाकी अगली क्लास में हम जो और पेपर हुए थे उसके भी प्रश्न लेके आएंगे। आज की इस कक्षा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। फिर से एक नई चर्चा के साथ आपसे रूबरू होंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।